हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 20 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 20 प्लस प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम यहाँ पे सीटेट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई बार रिपीट हुए हैं, लगभग 7 से 8 बार रिपीट हुए प्रश्न हैं, सिर्फ उन्हीं को करेंगे। 7 से 8 बार रिपीट वाले प्रश्न को करने वाले हैं। तो यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न है जो कि विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया विश्लेषणात्मक चिंतन, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी प्रश्न रहेगा या कोई भी समस्या रहेगी, उसके बहुत सारे समाधान रहेंगे या बहुत सारे उत्तर रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। आप एक वर्ड में या एक लाइन में यहाँ पे बता सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 146 करोड़ है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत की राजधानी कहाँ पर है, तो आप बता देंगे नई दिल्ली। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। इन सभी प्रश्नों में आप लोग देखेंगे, इन सभी ऑप्शन में आप लोग देखेंगे सिर्फ एक ही आपका उत्तर आ रहा है, एक से ज़्यादा उत्तर नहीं आ रहा है। तो यह विश्लेषणात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं, इस समस्या के बहुत सारे समाधान हैं जो आप अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। तो यह आ जाता है विश्लेषणात्मक चिंतन के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। अगर आपका देखिए जो बी में आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करें तो बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है उसमें देखेंगे क्या है? उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। जन्म दर बहुत ज़्यादा है और जो यहाँ पे मृत्यु दर है उसमें क्या है? कमी है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण शिक्षा की कमी है और बहुत कम उम्र में ही विवाह हो जा रहे हैं। तो ये सब कारण है जनसंख्या वृद्धि के। तो इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे उत्तर आपके आ रहे हैं एक ही प्रश्न के। तो यह विश्लेषणात्मक चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा और यह विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 7 जुलाई 2024 को सीटेट में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। विकास का देखेंगे क्या दिया गया? अधोगामी सिद्धांत दिया गया है। पहला ऑप्शन है जटिल से सरल, सिर से पैर, केंद्र से यहाँ पे केंद्र से बाह्य की ओर रहेगा, और अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखेंगे जो विकास का अधोगामी सिद्धांत है वह बताता है कि जो विकास है वह केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। इनमें से कौन से कारक हैं जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? तो पहला आनुवंशिकता दिया गया है। तो यहाँ पे विकास में आनुवंशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भौतिक वातावरण भी महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक परिवेश भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश सबके सब जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र डी को चूज किए राइट हो जाएंगे। और यह प्रश्न आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2023 को पूछा गया सीटेट में। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो माध्यमिक स्कूल होते हैं, माध्यमिक स्कूल में जो बच्चों के समाजीकरण में जो परिवार की भूमिका क्या रहती है? अनावश्यक हो जाती है। दूसरा दिया गया आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है।
आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है। ध्यान से आप लोग देखेंगे जब माध्यमिक स्कूल चलता है, जब बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, तो उसमें देखेंगे यहाँ पे जो परिवार होता है, जो आपका परिवार रहता है, परिवार में आपके माता पिता भाई बहन जो भी रहते हैं, सदस्य रहते हैं, वह देखेंगे आरंभिक बचपन में यहाँ पे क्या करेंगे, आप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप माध्यमिक स्कूल में पहुँचते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो यह देखेंगे स्टार्टिंग में जो आरंभिक बचपन होता है उसकी तुलना में क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में जो परिवार की भूमिका होती है वह आरंभिक बचपन की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक और रीजन है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वह सिर्फ परिवार से ही जुड़े नहीं रहते हैं, परिवार से अलग, जैसे यहाँ पे विद्यालय से जुड़ जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे जो परिवार होता है वह देखेंगे थोड़ा सा कम यहाँ पे ध्यान देता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। द्वितीयक कारक दिया गया है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। सामाजिकरण का यहाँ पे प्राथमिक कारक है। प्राथमिक कारक में आपका क्या होता है, परिवार रहता है। आपके परिवार में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपका परिवार है, तो यहाँ पे आपका तो पहला तो है कि आपका पूरा परिवार आ जाएगा। दूसरा है परिवार का पूरा जो सदस्य रहते हैं सबके सब आते हैं। परिवार में ही आपके माता पिता भाई बहन और जो भी लोग परिवार में रह रहे हैं वही सब के सब लोग परिवार में ही आ जाते हैं। तो सामाजिकरण का जो प्राथमिक कारक है वह आपका परिवार है, और द्वितीयक कारक में आपका विद्यालय हो जाता है, किताबें हो जाती हैं, सोशल मीडिया हो जाता है, मीडिया हो जाता है, ये सब हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा। सामाजिकरण का जो द्वितीयक कारक है उसमें पहला दूसरा तीसरा आएगा। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में पहला दूसरा तीसरा दिया गया है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता नहीं होंगे क्योंकि माता पिता परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे द्वितीयक कारक पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना है। इसका राइट आंसर करने है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर ले जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज आधारित, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। रचनावादी शिक्षण दिया गया विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। और यह भी प्रश्न देखेंगे 7 जुलाई 2024 को सीटेट में पूछा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेवाइगोस्की यहाँ पर दिया गया है, लेवाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व भाषा आधारित। जो लेवाइगोस्की है वह संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का। यहाँ पे प्रश्न है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। पहला है निष्क्रिय नकल के माध्यम से, निष्क्रिय नकल के माध्यम से दिया गया है। दूसरा दिया गया है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, तीसरा अनुकूलन के माध्यम से, चौथा है पुरस्कार और दंड द्वारा। तो जिन पियाजे के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वह सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से देखेंगे, जो ऑप्शन दिए गए उसको आप देखेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला दिया गया है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर जोर देता है। यहाँ पे क्या लिख दिया गया, रट्टा मारने पर जोर देता है। तो प्रगतिशील शिक्षा यह तो होगा नहीं। अगला है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले हम देखेंगे शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर जोर देती है। मानक पाठ्यचर्या दे दिया गया है, सख्त की बात की गई है, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि जो बुद्धि है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। और यह प्रश्न देखेंगे अभी रिसेंटली पूछा गया है, यहाँ पे 15 दिसंबर 2024 को, जो अभी पिछली बार सीटेट हुआ था उसी में यह प्रश्न पूछा गया कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि जो बुद्धि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बुद्धि होता है बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका आपको राइट आंसर करने का। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कलाकार दिया गया है, वास्तुकार हैं और यहाँ पे नाविक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थानिक बुद्धि। इनके पास क्या होती है, अस्थानिक बुद्धि रहती है, अस्थानिक बुद्धि की अधिक मात्रा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर बुद्धि हैं उसको देख लेते हैं कि किन में कौन सी बुद्धि होती है। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे बुद्धियाँ हैं, देख सकते हैं जो कि प्रमुख हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है आपका शाब्दिक भाषाई बुद्धि। जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि है यह देखेंगे लेखक, वकील और पत्रकार में रहती है। इसमें क्या रहता है, इनको भाषा और शब्दों की ज़्यादा समझ रहती है। इसके बाद देखेंगे अस्थानिक बुद्धि है। अस्थानिक बुद्धि में देखेंगे, अस्थानिक जो बुद्धि होती है वह रहती है वैज्ञानिकों में, गणितज्ञ में रहती है, बैंक के अधिकारी के पास रहती है अस्थानिक बुद्धि। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि। जो शारीरिक गतिक बुद्धि है यह देखेंगे अभिनेता में, जो एक्टर होते हैं उनके पास रहती है, खिलाड़ियों में रहती है और नर्तक में रहती है। इसके बाद देखेंगे संगीतात्मक बुद्धि है, जो कि यहाँ पर देखेंगे इन्हें क्या रहता है, ध्वनि, संगीत और राग की समझ रहती है। और जो संगीतात्मक बुद्धि रहती है यह गायक के पास, संगीतकार के पास और कलाकार के पास रहती है। अगला प्रश्न अगला यहाँ पर देखेंगे दिया गया स्थानिक बुद्धि। तो देखेंगे जो स्थानिक बुद्धि रहती है यह देखेंगे आर्किटेक्चर जो होते हैं, जो चित्रकार रहते हैं, जो मूर्तिकार रहते हैं और जो नाविक रहते हैं उनके पास यहाँ पे अधिक मात्रा में रहती है। अगला है आपका यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। तो अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि है यह देखेंगे नेता के पास, शिक्षक के पास, समाज सेवी के पास यहाँ पे रहती है। और इसके बाद देखेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, जो कि आत्मचिंतन, आत्मसमझ वालों में होती है। तो यह देखेंगे योगी, गुरु और दार्शनिक में अधिक मात्रा में रहती है। अगला है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो कि किसान में रहती है, पर्यावरणविद में रहती है और बॉटनिस्ट में रहती है। जो प्रकृतिवादी बुद्धि है वह देखेंगे इसमें क्या होता है कि प्रकृति और जीवों की समझ ज़्यादा होती है इन लोगों में। अगला है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि, जो कि साधु संत दार्शनिक में ही होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर कर लेंगे। भाषा व सोच विकास, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो भाषा है और जो यहाँ पे सोच है, सोच विकास है, यह एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना, यह किसका उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कभी भी कार्य या रंग के आधार पर भेदभाव किसी को भी नहीं करना चाहिए। लड़कों लड़कियों में कार्य या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर करते हैं तो यह आ जाता है जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखेंगे जेंडर रूढ़िवादिता दिया गया है कि सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या होगा, राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया गुलाबी रंग लड़कियों और नीले रंग यहाँ पे लड़कों से जोड़कर देखना, यह क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का कि यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है। तो यह भी जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लड़के बुद्धिमान होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं। और जबकि यहाँ पे लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं दिया गया, तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं जो आज्ञाकारी भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत यह आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। देखिए दिया गया है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य कैसा होना चाहिए। देखिए जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन की जो प्रकृति है यह बिल्कुल गतिशील होनी चाहिए और जो मूल्यांकन का कार्य है यह प्रामाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। और यह भी प्रश्न देखेंगे अभी रिसेंटली पूछा गया 15 दिसंबर 2024 को सीटेट एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। आकलन का उद्देश्य दिया गया, आकलन का उद्देश्य यहाँ पे सीखने में वृद्धि के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना इसका राइट आंसर करने का। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। अगर कोई भी क्लास है, अगर क्लास में कोई भी गतिविधि एक्टिविटी नहीं कराई जा रही है, उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो जो बच्चे होंगे उनके अंदर ना ही जिज्ञासा आएगी, ना ही उत्साह आएगा, ना आनंद आएगा, बल्कि बोरियत का अनुभव वह करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जितने भी बच्चे होते हैं सब बच्चों को एक साथ लेकर के चला जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा कि प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर जोर देती है, बल देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। पठन वैकल्य का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी विकार रहते हैं, पढ़ने में कठिनाई होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो डिस्ग्राफिया है उसमें क्या होता है, जो लेखन वैकल्य उसमें क्या होता है, लिखने संबंधी कठिनाई होती है, और एक होता है डिस्कैलकुलिया जिसपे गणना संबंधी कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है कि एक संरचनावादी शिक्षिका, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो संरचनावादी शिक्षिका रहेंगी उनको यहाँ पर देखेंगे उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों के माध्यम से बच्चों को समझाना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले जान लीजिए सीटेट के एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम 8 फरवरी को बहुत कम समय बचा हुआ है। 150 प्रश्न आएगा, लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही। चाहे कोई आपका यहाँ पे पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकेंड हो, या प्राइमरी का हो, जूनियर का, सोशल साइंस, मैथ साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 30 में आप लोग खुद एग्जाम में जाकर के देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज ले लीजिए, 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से सोशल साइंस है, या तो आप मैथ साइंस लिए होंगे या प्राइमरी का ईवीएस मैथ होगा, उसमें देखेंगे 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जरूर एग्जाम में जाइएगा। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस मिल जाएगा, अगर प्राइमरी का लेना चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरा यहाँ पे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सबको दिया गया। सभी सब्जेक्ट है, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे अगर तैयारी कर लेंगे तो सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज कर देना है व्हाट्सअप पे कि सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज करना है, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख कर दीजिएगा। और जैसे लिख देंगे तो यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या है, आंतरिक यहाँ पे प्रेरणा की बात किया गया है, तो यह देखेंगे पहला दिया गया है किसी सजा को हटाने का प्रलोभन दे करके, किसी सजा को हटाने का लालच दे करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे आंतरिक यहाँ पे मोटिवेशन नहीं आएगा। नकारात्मक पुनर्बलन दे करके, उनको पीट पाट करके, तो यह भी नहीं होगा। और इसके बाद देखेंगे इनाम और पुरस्कार दे करके, तो इनाम और पुरस्कार दे करके बाह्य मोटिवेशन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आंतरिक यहाँ पे मोटिवेशन नहीं आएगा, तो यह भी गलत है। सीखने का आनंद पैदा करके, अगर सीखने में बच्चों को आनंद आएगा तभी वह यहाँ पे आंतरिक रूप से वह मोटिवेट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि अधिगम की गति, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम की जो व्यक्ति है वह की गति है वह व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर रहती है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 30 यहाँ पे
टोटल आपको 22 प्रश्न कराए गए हैं। इन 22 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी बार अगर सीटेट एग्जाम को पास करना है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।